आपके लिए अपवर्तन की आगे की सीरीज को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे अपवर्तन के नियम। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले गाइस आप तीन चीजें करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी बेनिफिट्स मिले। जरूरी नहीं है कि आप अपने दोस्तों आप खुद वीडियो देख ले, दोस्तों को नहीं, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम। देखो, हमने प्रावर्तन में डिस्कस किया था, तो प्रावर्तन के भी दो नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, तो आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल, ये तल एक ही है ना, XY प्लेन, और एक ही माध्यम। वहां पे मैंने एक बात बोली थी, एक ही तल तथा एक ही माध्यम, तल भी एक और माध्यम भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि दूसरे माध्यम में नहीं जाती है। जबकि अपवर्तन की घटना में आते हैं, तो अपवर्तन की घटना का जो पहला नियम है, अपवर्तन की घटना का पहला नियम वो क्या कहता है कि जब प्रकाश किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराती है, तो टकराकर वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो इस स्थिति में आपतित किरण, यहां पे देखना, ये आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, इन तीनों का तल तो एक ही है। ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है और अपवर्तित किरण ये है। तीनों का तल एक ही है, XY प्लेन, लेकिन माध्यम क्या है? अलग अलग, माध्यम एक नहीं है। तो यहां पर अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, परंतु माध्यम अलग अलग होता है। पहला नियम। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, तो उन दोनों माध्यमों का कोण, जैसे यहां पे दोनों माध्यमों में बनने वाले कोण, इस माध्यम एक में कौन सा कोण बन रहा है? आपतन कोण I, और दूसरे माध्यम में कौन सा कोण बन रहा है? अपवर्तन कोण R। तो पहले माध्यम में बनने वाले आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, अब ज्या की बात हो रही है यहां पे, देखो, आपतन कोण की ज्या, यहां से बात करते हैं आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब क्या है? साइन। आपतन कोण की ज्या साइन, साइन बोलते हैं, और आपतन कोण मतलब साइन आई। और अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या ये भी हो जाएगा साइन, और इसका अपवर्तन कोण कितना है? R। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात, इन दोनों का अनुपात एक कांस्टेंट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? कांस्टेंट। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है? साइन I बटे साइन R बराबर होगा एक कांस्टेंट। तो यहां पे लिख देते हैं साइन I अपॉन में साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट या फिर नियतांक। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या होता है? ये कांस्टेंट उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये तो सेकंड नियम था अपवर्तन का, लेकिन यहां पर एक साइंटिस्ट है स्नेल ने अपना एक नियम प्रस्तुत किया। यहां पे स्नेल का नियम दिया, उसे बोलते हैं स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। और स्नेल क्या कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, कांस्टेंट के बराबर होता है। वह कांस्टेंट उस माध्यम का अपवर्तनांक होता है। कौन से माध्यम का अपवर्तनांक? जो उसको एक माध्यम को दूसरे माध्यम से पृथक करता है। तो इसका अपवर्तनांक को किससे लिखेंगे हम? म्यू से या फिर n से। तो यहाँ पे स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन I, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन में साइन R बराबर होगा म्यू, अपवर्तनांक के बराबर होगा। यही कौन सा नियम है? अपवर्तन का नियम। ये अपवर्तन का नियम है। दो नियम होते हैं, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हम यूज में लेते हैं वो अपवर्तन का नियम है, स्नेल का नियम। तो ध्यान में रखना, इस नियम को कौन सा नियम कहा जाता है? स्नेल का नियम। नेक्स्ट इसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं, स्नेल के नियम को थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं, डिटेल से देखते हैं कि किस तरह से होगा। इस स्नेल के नियम में निरपेक्ष अपवर्तनांक या सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे।
तो निरपेक्ष अपवर्तनांक में ये जो अपवर्तनांक आता है, यहाँ पे देखना स्नेल के नियम में ये जो म्यू आता है sin i अपॉन sin r अपॉन इज इक्वल्स टू म्यू, ये अपवर्तनांक होगा कौन से माध्यम का होता है, यहाँ पे देखना ये माध्यम 2 है, ये माध्यम 1 है, तो प्रकाश किरण माध्यम एक से दूसरे में प्रवेश करती है, तो ये जो अपवर्तनांक होगा वो कौन से माध्यम का होगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, और इसे ही हम क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। यहां से थोड़ा सा बताता हूं स्नेल के नियम को हम कैसे लिखेंगे, ये है स्नेल का नियम, ध्यान से देखना स्नेल का नियम होगा sin i अपॉन में sin r, दिख रहा होगा आपको, sin i अपॉन sin r इज इक्वल्स टू माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होगा, म्यू से भी लिख सकते हैं या फिर इसको n से भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, n से लिखो या म्यू से लिखो, यहां पे कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बस जहां पर कहीं पर अगर हमें डेरिवेशन में n टर्म कोई दूसरे को व्यक्त कर रही है तब हम म्यू यूज करेंगे, वरना आप n भी लिख सकते हो, ठीक है, इज इक्वल्स टू n। अब ध्यान से देखना ये कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, यहां पे बात कर रहे हैं तो प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, मान लेते हैं कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n1, अपवर्तनांक को किससे लिख रहे हैं n से, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक है n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना मान लेते हैं n2, तो यहां पर ये n दे रखा है, ये म्यू है, वो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है, दूसरे का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, तो हम इसको सापेक्ष अपवर्तनांक को कैसे लिखा जाता है, बट्टे में लिखा जाता है, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो यहां से लिखेंगे कौन से माध्यम sin i अपॉन में sin r बराबर होगा म्यू के अपवर्तनांक बराबर होगा, ये अपवर्तनांक होता है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना है n2, तो n2 दूसरे का अपवर्तनांक अपॉन में किसके सापेक्ष, पहले माध्यम के अपवर्तनांक के सापेक्ष, और पहले का अपवर्तनांक है n1, तो क्या हो जाएगा sin i बटे sin r बराबर होगा n2 अपॉन n1, या फिर म्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसको हम यहां पे लिखेंगे कैसे, sin i अपॉन में sin r इज इक्वल्स टू n2 अपॉन में n1, ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 2 आ रहा है और नीचे 1 आ रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n21 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, ये होगा यहाँ पे n21, तो sin i बटे sin r बराबर कितना होता है n21, sin i बटे में sin r बराबर होगा n21, क्लियर है। अब मान लो ये तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष था, कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, ये पूछ ले कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे के सापेक्ष, तब क्या करेंगे, तो इसी को हम पलटकर लिख देते हैं कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, तो कैसे लिखेंगे, यहां पर देखो, यहां पे लिख दोगे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये हमें निकालना है, इसको मान लो समीकरण नंबर 1 मान लो, ठीक है, हमें ये निकालना है कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, मतलब पहले का अपवर्तनांक निकालना है दूसरे के सापेक्ष, तो समीकरण 1 को ही पलटकर लिख दें, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से इसको पलटकर लिखेंगे, क्या हो जाएगा, sin r ऊपर चला जाएगा और i नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यहां से मैं इधर लिख रहा हूं, यहां से देखो इस साइड से इस साइड लिखता हूं, तो समीकरण 1 को पलटकर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इस साइड लिखता हूं, sin r ऊपर चला जाएगा और sin i को नीचे लिख देंगे, sin r अपॉन में sin i इज इक्वल्स टू n1 ऊपर चला जाएगा और n2 नीचे इज इक्वल्स टू n1 अपॉन में n2, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं ये sin r अपॉन में sin i इज इक्वल्स टू n12 भी लिख सकते हैं, पहले माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, ये मान लो समीकरण नंबर 2, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना, तो ये एग्जैक्ट एक ही तो है, ये n2 और ये n12, यहां पर हम कितने माध्यम की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 माध्यम की बात कर रहे हैं, हमारे पास कितने माध्यम है, 2 माध्यम, इन दोनों माध्यमों की ही बात कर रहे हैं, तो इन दोनों माध्यमों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है n21 और दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक है n12, दोनों ही अपवर्तनांकों का गुणनफल गुणा हमेशा कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, करके देख लो, यहां से प्रूव करके देख लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा n21 गुणा में n12,
इज इक्वल टू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी है sin i अपॉन sin r, यहाँ पे लिख देते हैं sin i अपॉन में sin r इनटू में n12 की वैल्यू कितनी है sin r अपॉन sin i, ये लो sin r अपॉन में sin i से sin i कैंसिल, sin r से sin r कैंसिल, कितना आएगा 1। तो इन दोनों का गुणा n21 इनटू में n12 इज इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है 1 ही होता है। ध्यान में रखना, दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक इनटू में पहले माध्यम का दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा। अब क्या ये 1 के बराबर होगा, यहां से मैंने प्रूफ करके दिखा दिया 1 के बराबर होगा। मान लो आपको 3 माध्यम दे रखे हो, तब आप कैसे प्रूफ करोगे, तो 3 माध्यम दे रखे हो तो अलग अलग होंगे, यहां से भी आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, देखो n21 को क्या लिख सकते हैं, n21 को हम लिख सकते हैं, यहां पे मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको प्रूफ कराने के लिए, n2 बटे में n1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 2 दूसरे का अपवर्तनांक पहले के सापेक्ष 2 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आएगा, n2 अपॉन n1 इनटू में इसको क्या लिख सकते हैं n1 अपॉन n2, तो ये हो जाएगा n1 अपॉन n2, कैंसिल आउट करके देखो n2 से n2 कैंसिल और n1 से n1 कैंसिल, कितना आ रहा है 1, ये बना रहा है। तो यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 1 के बराबर। कौन से माध्यम में, जब माध्यम कितने दे रखे हमें 2। सपोज करो अब यहां से कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना कि आपको 3 या 4 माध्यम दे रखे हो, तब कैसे करोगे। यहां से इस निरपेक्ष अपवर्तनांक में, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, और निरपेक्ष अपवर्तनांक में अगर आपको क्वेश्चन बन 3 या 4 माध्यम का आ रहा है, तब आप कैसे सोल्व करोगे। तो आपको डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूं कैसे करेंगे। मान लो सपोज करो हमारे पास है 3 माध्यम, 3 माध्यम दे रखे हैं 1, 2 एंड 3। पहले माध्यम का अपवर्तनांक है n1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है n2 और तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक कितना दे रखा है n3। तो इन तीनों ही माध्यमों के एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के बराबर होगा। अब वो कैसे होगा वो हमें प्रूव कराना है। तो प्रकाश किरण जाएगी वो इन तीनों माध्यम से जाएगी। मैं यहाँ पे 3 माध्यम बनाता हूँ, यहाँ पे देखो ये माध्यम बना दी मैंने इस तरीके से, ये है n1 अपवर्तनांक का माध्यम, ये है n2 अपवर्तनांक का माध्यम और नीचे वाला है n3 अपवर्तनांक का माध्यम। ठीक है, क्लियर। n1 अपवर्तनांक के माध्यम से प्रकाश किरण यहां से जा रही है वो n2 अपवर्तनांक में जा रही है, और n2 अपवर्तनांक के माध्यम से n3 अपवर्तनांक में जा रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो n1 से n2 में जा रही है। ध्यान में रखना सापेक्ष अपवर्तनांक कहां से निकाला जाता है, जिस माध्यम से प्रकाश किरण आती है और जिसमें प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक जिससे आती है उसके सापेक्ष निकलता है। तो सबसे पहले हम इस अपवर्तक पृष्ठ पे बात करेंगे। इस अपवर्तक पृष्ठ का अपवर्तनांक क्या होगा, यहां पर पहले माध्यम से आ रही है, कौन से माध्यम में जा रही है दूसरे में, तो यहां पे लेंगे n2, जिसमें प्रवेश करे उसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष n21 हो गया। अब ये वाली अपवर्तक पृष्ठ कौन सी है, दूसरी अपवर्तक पृष्ठ है। तो अब इसमें इसको भूल जाओ, यहां से प्रकाश किरण कौन से माध्यम से आ रही है, n2 माध्यम से आ रही है n3 में, तो n3 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, तो n32 तीसरे का दूसरे के सापेक्ष हो गया। अब कोई माध्यम नहीं है, तो ये प्रकाश किरण वापस से इस n1 माध्यम में जाएगी, n3 से किसमें जाएगी n1 में, तो n3 से n1 में जा रही है, तो कौन से माध्यम का अपवर्तनांक होगा n1, पहले का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, तीसरे के सापेक्ष। ठीक है, क्योंकि पहले में जा रही है और कौन से तीसरे में, तीसरे से जा रही है, तो यहां से हम मानेंगे कि वापस उसमें जा रही है। तो अब हमारे पास ये तीनों अपवर्तनांक आ गए, इन तीनों का गुणा कर दो, हमेशा किसके बराबर होगा 1 के। तो देखो n21 गुणा n32 गुणा n13 इज इक्वल्स टू 1। इन तीनों का सापेक्ष अपवर्तनांक यहां पे आप प्रूफ भी कर सकते हो। इसको लिखेंगे हम n2 बटे n1 इनटू में, इसको लिखेंगे n3 बटे में n2 इनटू में, इसको क्या लिखेंगे n1 बटे में n3। प्रूव कर दो, n3 से n3 गया, n1 से n1 गया, n2 से n2 गया, कितना आता है 1। तो इस प्रकार से हम 3 माध्यमों का निरपेक्ष अपवर्तनांक फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताता हूं कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। 3 माध्यम कोई भी मान लेंगे हम, और फिर 4 माध्यम का है वो किस तरह से करेंगे। अगर आप देखो ध्यान से एक बात देखना है हमें, ये n13 अगर आपने 31 लिख दिया तो गलत हो जाएगा, तब ये गुणा 1 के बराबर नहीं होगा। फिर प्रूव करके देख लेना,
कभी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बताता हूं मैं किस तरह से होंगे। फ्रेंड्स देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से दो माध्यमों या तीन माध्यम के अपवर्तनांकों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल वो एक के बराबर होता है। तो वो एक निरपेक्ष अपवर्तनांक की कंडीशन ही होती है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं आपको एक क्वेश्चन लेके आपको ये डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं। जैसे तीन माध्यम में मान लो हमारे पास तीन माध्यम है, वो दे रखे हैं, एक दे रखा है हमें कांच, तीन माध्यम में एक दे रखा है वायु और एक दे रखा है जल पानी, ठीक है। तीनों माध्यम दे रखे हैं। तो इन तीनों माध्यम के एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं। सबसे पहले कांच को कैसे लिखते हैं? ग्लास से लिखते हैं, इंग्लिश में जी। ग्लास है तो इसको मैं इसका जो सिंबल यूज करूंगा मैं जी यूज करूंगा, ठीक है। वायु एयर लिखते हैं, एयर को मैं ए से यूज करेंगे। और जल वाटर है तो वाटर को हम किससे यूज करेंगे? डब्ल्यू इसके सिंबल से यूज करेंगे। मतलब ग्लास जी, एयर और वाटर ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। ये तीन माध्यम है। इन तीनों माध्यमों को का अपवर्तनांक एक दूसरे के सापेक्ष लेना है हमें। अब जरूरी नहीं है कि ये माध्यम कैसे हैं, किस तरह से दे रखे हैं, कैसे भी दे रखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लेते हैं तीन माध्यम दे रखे हैं, तीनों जैसे आपकी मर्जी हो वैसे ले लो। यहाँ पे मैं तीन माध्यम ले रहा हूँ, मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। ये तीन माध्यम ले, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये कांच, ये ले लेते हैं जल और ये ले लेते हैं वायु, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने तीन माध्यम इस तरीके से लिए और इसके दूसरी साइड मैं आपको तीन माध्यम और लेके दिखाता हूँ। यहाँ पे वायु ले लो, यहाँ पे कांच ले लो और यहाँ पे जल ले लो। जल, कांच और वायु इस तरीके से ले लो, या फिर कैसे ले लो कि वायु और कांच, ताकि डिफरेंट हो जाए दोनों, हम इनको पता नहीं कर सकते। अब इन दोनों ही कंडीशन में, दोनों ही क्वेश्चन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो सापेक्ष अपवर्तनांक में जैसे कांच की बात करें तो इसके अपवर्तनांक को लिखेंगे हम अपवर्तनांक एन से लिखते हैं और जी लगा देंगे तो ग्लास। फिर जल का अपवर्तनांक लिखेंगे तो इसको लिख देंगे एन डब्ल्यू से, और वायु का अपवर्तनांक लिखेंगे इसको लिख देंगे एन ए से। क्लियर? ऐसे इनको उस साइड में लिख लेंगे। सबसे पहले प्रकाश किरण आ रही ऊपर से, मान लो कांच से एक प्रकाश किरण है, वो कौन से माध्यम में प्रवेश कर रही है? इसमें प्रवेश कर रही है जल में। कांच है वो सघन माध्यम है, सघन से विलंब में जा रही है तो कैसे होगा? अब विलंब के अनुदिश झुक जाएगी। तो वो जैसे भी आपको झुकाना है वो बाद की बात है, वो तो जब हम डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर तब बनाएंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या सोचेंगे, हमें निरपेक्ष अपवर्तनांक की कंडीशन लेनी है। तो ये कांच से जल में आ गई और जल से किस में आ रही है? वायु में। फिर अब वायु में आने के बाद में ऐसा थोड़ी है कि इस अपवर्तनांक इस माध्यम में आने के बाद में ये खत्म हो जाएगी, इसको रिपीटेशन लेते हैं। तो वायु से वापस किस में चली जाएगी? कांच में चली जाएगी। इस तरीके से लेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको बताया था कि जिस माध्यम से आती है उसके सापेक्ष निकाला जाता है और जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक निकाला जाता है। तो कांच से जल में प्रवेश कर रही है, इसका मतलब जल का अपवर्तनांक होगा वो किसके सापेक्ष होगा? कांच के सापेक्ष। तो इस प्रश्न का अपवर्तनांक n, जल का अपवर्तनांक कांच के सापेक्ष, तो NWG मतलब NW अपॉन NG ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इस प्रश्न का अपवर्तनांक ये हो गया। अब यहां से पानी से किसमें प्रवेश कर रही है? वायु में। तो इस प्रश्न में क्या लेंगे? जिसमें प्रवेश करे उसका अपवर्तनांक, मतलब n air with respect to water, ये ले लेंगे। अपवर्तनांक लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये दो हो गए। तीसरा, अब देखो वापस रिपीट करेंगे तो वायु से किसमें जा रहा है? कांच में। तो वायु से किसमें प्रवेश कर रहा है? कांच। इसका मतलब जिसमें प्रवेश करे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर NGA, ये तीनों आ गए। इन तीनों का गुणनफल कर देना, इन तीनों का गुणनफल हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा। तो कैसे करेंगे? यहां से देखो NWG इंटू में NAW इंटू में NGA और वो इक्वल होगा 1 के। क्लियर? यहां से आप करके देख सकते हो प्रूफ। NW अपॉन NG, NA अपॉन NW और NG अपॉन NA, यहां से 1 के इक्वल आएगा। इसमें देखते हैं, इसमें प्रकाश किरण जल से आएगी, वो किसमें प्रवेश करेगी? वायु में। और वायु से कांच में, और कांच से भी किसमें जाएगी? वापस जल में। तो इस वाले माध्यम का जल्दी से बताना कि कितना हो जाएगा इसका अपवर्तनांक। तो यहां से देखो वायु में प्रवेश कर रही है तो NA विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि
वायु से कांच में जा रही है तो किसका अपवर्तनांक होगा, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष, Nga, ठीक है, एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब कांच से जल में जा रही है, इसका मतलब वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये NWG, इन तीनों का गुणनफल ले लेंगे, NaW इनटू में Nga इनटू में NWG इज इक्वल्स टू 1, ये इक्वल 1 होगा। प्रूव करके देख लेते हैं, तो इसको लिख देंगे Na अपॉन NW इनटू में इसको लिखा जाएगा Ng अपॉन Na इनटू में इसको लिखा जाएगा NW अपॉन Ng। अब देखो Na से Na कैंसिल, NW से NW कैंसिल, Ng से Ng कैंसिल, कितनी वैल्यू आ रही है 1 के इक्वल। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसको भी आप सोल्व करोगे तो 1 के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक को डिफाइन कर सकते हैं। इसके जो नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे व्हाट्सएप चैनल या मेरे जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे टेलीग्राम चैनल है, वहां पे आप जुड़ सकते हैं, वहां पर भी मैं आपको पीडीएफ फाइल में इनके नोट्स मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ ये जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इसकी डेफिनेशन देखो ना, सिंपल सी डेफिनेशन है कि जब कोई प्रकाश किरण निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करे तो उस माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस तरीके से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे, अपवर्तन की कुछ उनके अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस के अपवर्तन की घटना किस किस तरह हमारे डेली लाइफ में दर्शाई जाती है, तो उनको हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और देखते हैं, देखो स्नेल का नियम क्या कहता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे तो स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम हमें कहता है कि sin I अपॉन में sin R इज इक्वल्स टू म्यू, और म्यू क्या होता है, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, पहले के सापेक्ष, ठीक है। ये सापेक्ष अपवर्तनांक या निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष को बोलते हैं निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाला जाता है, इसको सापेक्ष भी बोल सकते हैं। तो N2 अपॉन N1 है। अब देखो यहां से इसको सोल्व करना चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो N1 इनटू में sin I इज इक्वल्स टू N2 इनटू में sin R। यहां से ये वाला फॉर्मूला बहुत बार काम में आएगा आपको, ये प्रिज्म में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जब भी हम आगे अपवर्तन की घटना या अपवर्तन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट और बता रहा हूं मैं आपको, मान लो आपतन कोण का मान बहुत अल्प है और अपवर्तन कोण भी क्या होगा, अल्प होगा। यदि I और R, यदि I तथा R अति अल्प हो तो इस कंडीशन में sin I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin I लगभग इक्वल होगी I के, और sin R किसके इक्वल होगा, sin R भी लगभग इक्वल किसके होगा, R के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो इस फॉर्मूले को क्या बना सकते हैं, N1 इनटू में I इज इक्वल्स टू N2 इनटू में R, और यहां से वैल्यू डाल के ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, यहां से इसको आगे डिराइव कर सकते हैं। तो अब जब भी हम बात करेंगे लेंस में, क्योंकि लेंस होते हैं वो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, और लेंसों में जब गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ेंगे वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इससे हम उस डेरिवेशन को आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो क्योंकि लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होगा तो अपवर्तन का नियम लगेगा, और अपवर्तन का नियम ही कौन सा नियम है, स्नेल का नियम है, तो इसको हम अप्लाई करेंगे वहां पर। तो एक पॉइंट ये था, यहाँ पे स्नेल के नियम से इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात करते हैं कि अपवर्तन का वेग से क्या संबंध है, प्रकाश के वेग से, और तरंग दैर्ध्य से क्या संबंध है। तो वहां पर जब मैंने आपको परावर्तन पढ़ाया था तो परावर्तन में एक बात बताई थी आपको कि परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि तीव्रता बदल जाती है। परंतु यहां पर प्रकाश के अपवर्तन में अगर हम बात करें अपवर्तन की, तो अपवर्तन में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है, मतलब वेग बदलेगा, अपवर्तनांक पर निर्भर करेगा, तो वेग भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य भी बदल जाती है, और तीव्रता, तरंग दैर्ध्य के साथ साथ तीव्रता, ये तीनों ही क्या होते हैं, बदल जाती है, ठीक है। जब भी हम बात करें कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता तीनों ही बदल जाती है, परंतु अपवर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति ये अपरिवर्तित रहेगी, ये बदलेगी। अब आवृत्ति क्यों परिवर्तित रहती है,
रहती है? क्योंकि जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण किसी अपवर्तक पृष्ठ पर आती है तो वहां पर प्रकाश का अपवर्तन के साथ साथ कुछ आंशिक परावर्तन भी होता है और अपवर्तक पृष्ठ द्वारा कुछ प्रकाश का अवशोषण भी हो जाता है। इस कारण आवर्ती क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है, लेकिन प्रकाश का वेग, तरंगदैर्ध्य और तीव्रता तीनों ही बदल जाते हैं। कौन सी घटना में? अपवर्तन की घटना में। अब यहां पे बात करते हैं देखो इसकी अपवर्तनांक की। तो हमें ये पता है कि म्यू बराबर होता है n2/n1। तो यहां से लिखते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक के बारे में लिखें तो म्यू बराबर होगा n2/n1 और म्यू को हम क्या लिख सकते हैं? देखो अपवर्तनांक का फॉर्मूला एक तो है स्नेल का नियम, इससे हम अपवर्तनांक निकाल सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ माध्यम का, और एक फॉर्मूला वो निर्वात वाला बताया था मैंने आपको, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? c/v। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमारे पास अभी तक दो फॉर्मूले आ चुके हैं। टोटल कितने होंगे? 5 आएंगे, उनमें से 2 अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसमें 2 आ चुके हैं, 3 और बाकी है, तो 3 और हम आगे पढ़ते जाएंगे, वो आते जाएंगे। तो म्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? c/v। यहां पे लिखते हैं तो ये हो जाएगा c/v। कौन से माध्यम का अपवर्तनांक है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या म्यू की जगह n भी लिख सकते हो। तो c/v अगर माध्यम पहला है, माध्यम पहला n1 माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम फर्स्ट, तो माध्यम फर्स्ट इसके लिए लेंगे तो कितना हो जाएगा? n1 = c/v1, क्योंकि माध्यम 1 में हम प्रकाश का वेग मान लेते हैं v1 है, निर्वात में वेग हो जाएगा। और माध्यम 2 लें तो माध्यम 2 में कितना हो जाएगा? माध्यम 2 में हो जाएगा n2 = c/v2, दूसरे माध्यम का वेग हो जाएगा। अब ये वैल्यू इसमें रख दें, यहां पे रखें तो अपवर्तनांक म्यू बराबर क्या होगा? अपवर्तनांक म्यू बराबर n2 की वैल्यू है c/v2 अपॉन में कितनी आ जाएगी? n1 की वैल्यू कितनी है? c/v1, या जाएगी c/v1। यहां पे म्यू की जगह ये रखें n2 अपॉन में n1 बराबर c से c कट गया, v1 का चला जाएगा ऊपर, v1 अपॉन में v2। तो ये आ रहा है, यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक उसके वेग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो n इज समानुपाती होगा 1/v। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक होगा वो उसके वेग के, उस माध्यम में प्रकाश के वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती आएगा यहां से। अब तरंगदैर्ध्य की बात करें कि तो अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य से कैसे रिलेटेड होगा? क्योंकि अब व्युत्क्रमानुपाती है तो वेग बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? घट जाएगा, और वेग घटाने पर अपवर्तनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तरंगदैर्ध्य की बात करें तो याद करना स्टूडेंट्स, 11th क्लास में जब आप तरंग पढ़ते हो, तरंग वाला चैप्टर पढ़ते हैं हम, यहां पर हम अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग वहां पे इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो वेग है, वेग का फॉर्मूला वहां पर क्या आता है? v बराबर होता है n लैम्डा। याद करना v बराबर n लैम्डा। n क्या होती है? वहां उस तरंग में आवर्ती, आवर्ती को लिखते हैं n से। तो उससे भी हम वेग और तरंगदैर्ध्य में रिलेशन ले सकते हैं। अगर आपको वेग और तरंगदैर्ध्य में रिलेशन मान लो वो याद भी नहीं तो एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। जैसे वेग लेना है तो वेग क्या होता है? वेग का फॉर्मूला बता दो। वेग को हम 4 भी बोल सकते हैं, तो 4 बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय। ध्यान रखना क्या होती है? 4 बराबर दूरी बटा समय। यहां पर समान समय में घटना हो रही है। अगर एक माध्यम में प्रकाश का वेग एक निश्चित समय के लिए जा रहा है तो दूसरे माध्यम में भी उसी निश्चित समय के लिए जाएगा। तो समय को कांस्टेंट रख दो, इसको कांस्टेंट करोगे तो 4 किसके समानुपाती होगी? दूरी के समानुपाती होगी ना। 4 दूरी मतलब वेग किसके समानुपाती होगा? दूरी। दूरी क्या होगी? तरंग की लंबाई। तरंग जितनी दूरी तय करेगी वही तो होगी, तो तरंग है ये। इसका मतलब वेग किसके समानुपाती होता है? तरंगदैर्ध्य के। तो यहां से अगर हम लिखेंगे इसको, आप यहां से यहां पे लाके लिखोगे तो अपवर्तनांक भी किसके समानुपाती होगा? 1/λ। मतलब अपवर्तनांक वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और तरंगदैर्ध्य की भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहां से हमें क्या निष्कर्ष निकल के आता है? क्योंकि तरंगदैर्ध्य की बात करें तो लाल रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? ज्यादा होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? सबसे कम होती है। क्योंकि कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7। कौन कौन से? विबग्योर ये होते हैं श्वेत प्रकाश में 7 रंग। यहां पे लिख रहा हूं मैं VIBGYOR। ठीक है,
श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन्हीं 7 रंगों को तरंगदैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। ये वॉयलेट है बैंगनी, इसकी तरंगदैर्घ्य कम होती है और रेड की सबसे ज्यादा होती है। अब आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि कौन से रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। तो अपवर्तनांक तरंगदैर्घ्य की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब जिसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी उसके लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। तो तरंगदैर्घ्य किसकी कम है, बैंगनी, तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होने पर बैंगनी रंग के प्रकाश को अगर माध्यम पे आपतित किया जाए तो उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या निकल के आएगा, ज्यादा निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक होगा वो लाल रंग का कम होगा n की वैल्यू, और बैंगनी रंग की क्या होगी, ज्यादा होगी अपवर्तनांक। तो इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर सकते हैं अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य में भी संबंध। तो गाइस यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, आज के लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अपवर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं आधारित होती हैं, हमारे डेली लाइफ में कौन कौन से एग्जांपल होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, जो भी आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में आप लिख के दे सकते हैं, तो वहां से मैं रोज कमेंट पढ़ता हूँ, वहां से डिस्कस हो जाएगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।